एक समय की बात है, एक गांव में एक युगल रहता था। वे चाहते थे कि उनकी एक संतान हो। उनके घर के पीछे एक खिड़की थी जहाँ से एक सुंदर बगीचा दिखता था, जो हमेशा ताजी सब्जियों और सुंदर फूलों से भरा रहता था। लेकिन उस बगीचे के चारों तरफ एक लंबी दीवार थी और वहाँ एक डायन रहती थी जिससे सब डरते थे। एक दिन पत्नी उस खिड़की के पास खड़ी थी और बगीचे की ओर देख रही थी। उसने देखा कि वहाँ फूलों की एक सुंदर चादर है। वे इतने ताजे थे कि पत्नी कुछ फूल अपने पास रखना चाहती थी। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा और धीरे धीरे पत्नी और उदास होने लगी। तब उसके पति से यह देखा न गया। उसने पूछा, क्या बात है प्रिय? पत्नी ने कहा, जब तक मैं उस फूल को चख न लूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो सोचने लगा, मैं अपनी पत्नी को खो नहीं सकता। चाहे जो हो जाए, मैं उसके लिए वो फूल जरूर लाऊंगा। तो एक शाम पति ने उस दीवार को पार कर लिया और बगीचे से कुछ फूल तोड़ लाया। पत्नी ने फूल का स्वादिष्ट सलाद बनाया और मन भर के खाया। पर उसे वो इतना पसंद आया कि अगले दिन उसकी फूल खाने की इच्छा 3 गुना बढ़ गई। और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर उस शाम पति उस डायन के बगीचे में गया। जब वह लौट रहा था तो उसने देखा डायन ठीक उसके सामने खड़ी है और वो घबरा गया। डायन ने गुस्से में आके कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल चुराने की? तुम्हें सजा भुगतनी होगी। पति ने कहा, मुझ पर दया कीजिए, मैंने ये सिर्फ अपनी पत्नी के लिए किया है। अगर वो इस फूल को नहीं खाती तो वह उदास रहती, जो मुझसे देखा न गया। तो डायन बोली, ठीक है, तुम जितने चाहो उतने फूल ले जाओ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हारी जो भी संतान होगी वह तुम मुझे दोगे। मैं उसे एक माँ की तरह पालूंगी। पति ने घबराकर डायन की शर्त मान ली और जब उनकी संतान हुई तो डायन ने फूल की तरह उस बच्ची का नाम रैपुंज़ेल रखा और उस बच्ची को अपने साथ लेकर चली गई। रैपुंज़ेल बहुत ही सुंदर थी। जब वो 12 साल की हुई तो उस डायन ने रैपुंज़ेल को एक लंबे मीनार में कैद कर लिया। उस मीनार में न कोई सीढ़ी थी न कोई दरवाजा, बस एक खिड़की थी। जब भी डायन को उस मीनार पर जाना पड़ता तो वो नीचे से चिल्लाती, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बालों को नीचे करो। जब रैपुंज़ेल ये सुनती तो वो उसके लंबे सुनहरे बाल मीनार की खिड़की से नीचे फेंकती और डायन उसके बालों से ऊपर आ जाती। कई साल बीत गए। एक बार एक राजकुमार उस मीनार के पास पहुंचा और उसने एक मधुर आवाज सुनी। वो वहीं उस आवाज को सुनने लगा। रैपुंज़ेल अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए गीत गा रही थी। राजकुमार को उससे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वो उस आवाज तक पहुंचने के लिए दरवाजा खोजने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो मायूस होकर वापस लौट गया, लेकिन रैपुंज़ेल की आवाज उसके दिल को छू गई थी। तो वो राजकुमार रोज उस मीनार के पास जाकर रैपुंज़ेल की मधुर आवाज सुनने लगा। एक दिन वो चुपके से रैपुंज़ेल की आवाज सुन रहा था तो उसने डायन को मीनार में जाते हुए देखा। राजकुमार ने सोचा, अगर यही एक तरीका है मीनार तक पहुंचने का, तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, राजकुमार उस मीनार के नीचे से चिल्लाने लगा, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बाल नीचे करो। और रैपुंज़ेल ने अपने बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार तक पहुंच गया। रैपुंज़ेल उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि आज तक उसने किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन राजकुमार ने उससे बड़े प्यार से बात की और कहा
कि रैपुंज़ेल की मधुर आवाज ने उसके दिल को छू लिया था। रैपुंज़ेल ने सोचा, ये राजकुमार कितना जवान और सुंदर है, और रैपुंज़ेल ने उससे शादी करने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर हम इस मीनार से निकलेंगे कैसे? जब भी तुम मुझसे मिलने आओ तो तुम एक रस्सी ले आना, जिससे मैं एक सीढ़ी बनाऊंगी। जैसे ही वो सीढ़ी तैयार हो जाएगी, मैं इस मीनार से उतरकर तुम्हारे साथ चलूंगी। डायन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब एक दिन रैपुंज़ेल ने कहा, माँ, ऐसा क्यों है कि आप मेरे बालों से धीरे चढ़ते हो और राजकुमार पलक झपकते ही चढ़ जाता है? डायन ने कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है और तुमने मुझे धोखा दिया। गुस्से में आकर डायन ने रैपुंज़ेल के लंबे सुनहरे बाल काट दिए। डायन इतनी कठोर दिल थी कि उसने रैपुंज़ेल को एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। उसी शाम जब राजकुमार ने मीनार के नीचे से आवाज लगाई, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बाल नीचे करो, तो उस डायन ने रैपुंज़ेल के कटे हुए बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार पर चढ़ गया। लेकिन रैपुंज़ेल की जगह उसने देखा कि वहाँ डायन है। हा! डायन ने कहा, तुम्हारी प्रिय रैपुंज़ेल यहाँ नहीं है, तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। राजकुमार ने दुख में मीनार से छलांग लगाई, लेकिन मीनार के नीचे जो कांटे थे वो उसकी आंख में चले गए। बेचारा अंधा राजकुमार मायूस होकर जंगल में रहने लगा। कुछ सालों बाद राजकुमार एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां रैपुंज़ेल रहती थी। उसने एक आवाज सुनी और वो उस आवाज की तरफ जाने लगा। रैपुंज़ेल ने उसे देखकर गले लगा लिया और रोने लगी। जब उसके आंसू राजकुमार की आंख पर गिरे तो राजकुमार फिर से देखने लगा। राजकुमार रैपुंज़ेल को अपने राज्य में ले गया, जहां वे खुशी खुशी रहने लगे। स्लीपिंग ब्यूटी। कई साल पहले एक दूर के राज्य में रहते थे एक राजा और एक रानी। रानी को बहुत समय से एक बच्चे की चाहत थी, पर कुछ हो नहीं पाया। एक दिन हुआ चमत्कार और रानी ने एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म दिया। राजकुमारी इतनी प्यारी और सुंदर थी कि राजा खुशी से झूम उठा। उसने एक बहुत शानदार दावत का प्रबंध किया अपने दोस्तों और पड़ोसियों के लिए। राज्य के 7 परियां भी इस अवसर पर बुलाए गए थे, छोटी राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए। जल्द परियां राजकुमारी के पास इकट्ठा हो गए और एक एक करके सब उसको उपहार देने लगे। पहली परी ने राजकुमार को सुंदरता का वरदान दिया। दूसरी ने उसको एक दयालु और उदार स्वभाव का वरदान दिया। तीसरे ने उसको गौरव का वरदान दिया। चौथी परी ने कहा कि राजकुमारी पंख की तरह हल्के रूप में नाच पाएगी। पांचवी परी ने कहा कि वह बुलबुल जैसी मीठा गाएगी। छठी परी ने कहा कि वह हर कोई संगीत वाद्य यंत्रों को बजा पाएगी। सारे मेहमान जश्न का आनंद ले ही रहे थे जब अचानक से दरवाजा जोर से खुला और एक बूढ़ी परी काले कपड़े पहने हुए अंदर आई। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसको जश्न के लिए बुलाया नहीं गया था। ऊंची आवाज में उसने कहा, राजकुमारी जब 15 वर्ष की हो जाएगी तब वो खुद को धूरी पर चुभेगी और मर गिर पड़ेगी। तुरंत मुड़कर बूढ़ी परी वहां से चली गई। सारे मेहमान आश्चर्यचकित रह गए और रानी रोते हुए टूट पड़ी। पर 7वीं परी, जिसने अभी तक राजकुमारी को वरदान नहीं दिया था, आगे आई। धीरे से उसने कहा, अब राजकुमारी मर तो नहीं जाएगी,
पर वह एक गहरी नींद में चली जाएगी जो 100 साल तक रहेगा। जैसे समय गुजरता गया, एक एक करके परियों के वरदान सच होने लगे। राजकुमारी एक सुंदर, सुशील और दयालु लड़की में बड़ी हुई। जो भी उसको देखता था उससे प्यार करता था। राजा और रानी राजकुमारी को उसके श्राप से बचाने की पूरी कोशिश में थे और आदेश दिया कि राज्य के सारे धूर्यों को नष्ट किया जाए और इस श्राप के बारे में राजकुमारी को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। अपने 15वीं जन्मदिन पर राजकुमारी उत्सुकता से जाग उठी। वह इतनी जल्दी जाग गई थी कि बाकी के लोग अभी भी सोए हुए थे। राजकुमारी महल के विशाल कक्षों में घूम रही थी, सबके जागने की इंतजार करते हुए। वह महल के हर एक कोने कोने तक जाने लगी। जब वह एक पुराने मीनार के पास पहुंची, अंदर गई तो उसको एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। एक जंग भरा चाबी ताले पर लगा हुआ था और जब राजकुमारी ने उसको घुमाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर थी एक बूढ़ी महिला जो अपने धूरी को घुमाने में व्यस्त थी। बूढ़ी महिला बहरी थी तो उसने राजा का आदेश नहीं सुना था धूरी नष्ट करने की। शुभ दिन अम्मा जी, ये आप क्या कर रही हो? मैं कताई कर रही हूँ। ये है क्या जो ऐसे घूम रहा है? पूछी राजकुमारी और धूरी को खुद घुमाने की कोशिश की, पर धूरी को छूते ही उसकी उंगली को चुभ गई। उसी समय राजकुमारी बाजू में रखे बिस्तर पर गिर पड़ी एक गहरी नींद में। राजा, रानी और महल के बाकी लोग जो सुबह जागकर अपने काम कर रहे थे, बीच में ही सब नींद में गिर पड़े। अस्तबल में घोड़े भी सो गए, बाग में कुत्ते, छत पे कबूतर और दीवार पर मक्खियां तक भी सो गए। रसोई घर में नौकरानी जो मुर्गी को लेकर बैठी थी, वो भी नींद में गिर पड़ी। महल का बावर्ची जो किसी लड़के को शरारती के लिए डांट रहा था, अचानक से दोनों सो गए। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। हवा भी चलना बंद हो गया और एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। महल के इर्द गिर्द पेड़ पौधे ऊंचा ऊंचा बढ़ते गए जब तक महल पूरा ढंप गया। इस महल की कहानी हर राज्य तक पहुंच गई और कई सारे राजकुमार आए इस महल में घुसने के लिए, पर महल के इर्द गिर्द तेज कांटों की वजह से कोई भी उनको पार नहीं कर पाया। कई साल बाद एक राजकुमार उस राज्य में आया जहाँ उसने एक बूढ़े आदमी को स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनाते हुए देखा। कहानी थी एक सुंदर राजकुमारी के बारे में जो तकरीबन 100 साल से गहरी नींद में ही रही है। उसने सुना कि कई राजकुमारों ने भी महल में जाने की कोशिश की, पर कांटों की वजह से कोई उसको पार नहीं कर पाया। जवान राजकुमार ने सोचा, मुझे डर नहीं है, स्लीपिंग ब्यूटी को मैं देख के ही रहूंगा। बूढ़े आदमी ने राजकुमार को रोकने की बहुत कोशिश की, पर राजकुमार ने नहीं माना। वर्तमान में अब 100 साल खत्म होने को ही आए थे। जब राजकुमार महल पहुंचा तो द्वार बड़े बड़े गुलाबों से ढका हुआ था। जब राजकुमार पास गया तो पेड़ पौधे अपने आप राजकुमार के रास्ते से हट गए, उसको बिना हानि पहुंचाए। अंदर जाने के बाद बाग में उसने देखा कि घोड़े और कुत्ते सोए हुए थे, छत पे कबूतर भी। महल के अंदर दीवार पर मक्खियां अभी भी सोए हुए थे और महल के नौकर भी। सिंहासन के पास राजा और रानी सोए हुए थे। रसोई घर में बावर्ची, नौकरानी, वो छोटा लड़का, सब वैसे ही सोए हुए थे जैसे पहले गिर पड़े थे। अंत में वह उस पुराने मीनार पर पहुंचा। अंदर गया तो उसने सुंदर राजकुमारी को सोते हुए देखा। इतनी खूबसूरत राजकुमारी को देखते ही वह अपनी नजर उससे हटा नहीं पाया। नीचे झुककर राजकुमार ने स्लीपिंग ब्यूटी को चूमा। ऐसा करते ही राजकुमारी जाग उठी और मुस्कुराई। इतनी देर क्यों कर दी? कई सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राजकुमारी के जागते ही महल के सारे लोग और जीव भी जाग उठे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। राजकुमारी और राजकुमार ने शादी की और एक बहुत बड़े जश्न का प्रबंध किया।
सारे राज्य को इस जश्न पर बुलाया गया। अंत में वीर राजकुमार और सुंदर राजकुमारी ने सुखी से अपना जीवन बिताया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अंत में हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। कई साल पहले एक राजा और रानी रहा करते थे। रानी बहुत ही मुलायम स्वभाव की थी और सारी प्रजा उनको बहुत चाहती थी। रानी को एक ही बात का दुख था कि उनका कोई बच्चा नहीं था। सर्दी की एक सुबह रानी कुछ सिलाई कर रही थी जब उन्होंने अपनी खिड़की के बाहर बर्फ को देखा। गहरी सोच में रानी ने कहा, काश मेरी बेटी होती जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद और जिसकी होंठ चेरी की तरह लाल और जिसके बाल आबनूस जैसे काले। जल्द रानी की इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक राजकुमारी को जन्म दिया जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ चेरी जैसे लाल और बाल आबनूस जैसे काले थे। परंतु जन्म देने के बाद ही रानी का देहांत हो गया। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली, एक सुंदर महिला से जो बहुत घमंडी और क्रूर थी। वह काला जादू करती थी और उसके पास था एक जादुई ऐना। हर रोज वह ऐने से पूछती थी, ऐना ऐना बता तू जरा सबसे सुंदर कौन है यहाँ? और ऐना हर बार जवाब देता, आपसे सुंदर और कौन है भला? ये सुनकर रानी प्रसन्न हो जाती थी क्योंकि जादुई ऐना केवल सच बोलता था। एक सुबह रानी ने पूछा, ऐना ऐना बता तो जरा सबसे सुंदर कौन है यहाँ? आप ही हो मेरी रानी, पर आपसे सुंदर स्नो वाइट राजकुमारी। रानी क्रोध से आग बबूली हो गई और उसने अपने शिकारी को आदेश दिया स्नो वाइट का अंत करने के लिए। उसने सबूत में स्नो वाइट का दिल वापस ले आने को कहा। शिकारी स्नो वाइट को कहीं दूर जंगल में ले गया, परंतु उसको मार न पाया। उसने स्नो वाइट को भाग जाने के लिए कहा और बोला कि वह महल कभी भी वापस न आए। शिकारी ने स्नो वाइट की जान बचा ली और उसके दिल के बदले एक जंगली हिरन के दिल को रानी के पास ले गया। स्नो वाइट अब बड़े जंगल में अकेली थी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और डर के मारे भागने लगी। जितनी तेज हो सके वो दौड़ती रही। शाम ढलने ही वाली थी जब स्नो वाइट को एक झोंपड़ी नजर आई। वह अंदर चली गई अंधेरी रात से बचने के लिए। एक छोटा सा मेज था जिस पे छोटे छोटे 7 थाल रखे हुए थे। दीवार के साथ लगे हुए थे 7 छोटे छोटे बिस्तर। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी तो उसने सारे थालों से थोड़ा थोड़ा सब्जी और रोटी खाया। अब क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी, स्नो वाइट एक बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद उस झोंपड़ी के निवासी गीत गाते गाते घर वापस आए। घर के अंदर आते ही उन सबको कुछ अलग लगा। एक ने कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है। फिर एक और ने कहा, किसी ने मेरे थाल से खाया है। फिर एक और ने बिस्तर की ओर देखा और बाकी सबको बुलाया। है भगवान, ये बच्ची कितनी सुंदर है। सब इतने खुश थे उसे देखकर और उसको फिर जगाया भी नहीं। अगली सुबह स्नो वाइट उठी और बोनो को देखकर डर गई, पर बोनो ने उसको अच्छे से पूछा, डरो मत, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्नो वाइट है। और तुम यहाँ तक कैसे आई? स्नो वाइट ने सारी घटना सुनाई अपनी सौतेली माँ के बारे में और कैसे उस शिकारी ने उसको जाने दिया था। बोनो ने आपस में कुछ देर तक बात की और फिर बोले, अगर तुम हमारे लिए भोजन पकाओगी, हमारे बिस्तर संभालोगी और सब कुछ साफ सुथरा रखोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो।
तुम्हें जो चाहिए मांग सकती हो और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, मैं दिल लगा कर काम करूंगी। स्नो वाइट उनके लिए गरम गरम खाना परोसती थी और पूरा घर साफ सुथरा रखती। अब क्रूर रानी को लगा कि स्नो वाइट मर चुकी थी। अपने जादुई आईने के सामने खड़ी होकर पूछी, ऐना ऐना बता तू जरा, सबसे सुंदर कौन है यहाँ? ऐने का जवाब सुनकर रानी हैरान रह गई। आप ही हो मेरी रानी, पर आपसे सुंदर अभी भी पर्वत के उस पार बोनो के साथ स्नो वाइट राजकुमारी। रानी हैरान रह गई। उसको पता था कि ऐना झूठ नहीं बोलता। तभी उसको समझ आ गया कि शिकारी ने उसको धोखा दिया और स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। अपने गुप्त कमरे में जाकर उसने एक जहरीला सेब बनाया। ऊपर से सेब बहुत ही रसदार था और उसको देखकर कोई भी ललचाता, लेकिन उस सेब का छोटा सा टुकड़ा भी खाने से मौत हो जाएगी। अपने आप को एक बूढ़ी महिला के रूप में रानी ने तैयार किया और बोनो के घर आ गई। दरवाजे पर खटखटाया। स्नो वाइट खिड़की से बोली, माफ करना, पर मैं किसी को भी अंदर नहीं ला सकती। इस घर के साथ बोनो ने ऐसा करने से मना किया है। ओह, कोई बात नहीं बेटी, मैं तो बस सेब बेच रही थी। ये लो, इसको चख के तो देखो, बड़ा रसदार है। स्नो वाइट लाल रसदार सेब को देखकर ललचा गई। अपने आप को काबू में रख ही नहीं पाई, तो उसने खिड़की से ही सेब लिया और उस जहरीली सेब को खा लिया। सेब उसके मुंह में जाते ही स्नो वाइट बेहोश होकर जमीन पर बेजान गिर पड़ी। दुष्ट रानी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बोने अब तुम्हें कभी नहीं जगा पाएंगे। वापस अपने महल गई और अपने ऐने से पूछी, ऐना ऐना बता तू जरा, अब सबसे सुंदर कौन है यहाँ? ऐने ने कहा, आपसे सुंदर और कौन है भला? ये सुनकर दुष्ट रानी का काला दिल आखिरकार संतुष्ट और शांत हो गया। जब बोने घर लौट आए तो स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा पाया। उसको उठाया, हिलाया, जगाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हो पाया। प्यारी बच्ची जा चुकी थी। अंत में उन्होंने स्नो वाइट को कब्र में डालने का निर्णय लिया, परंतु स्नो वाइट अभी भी ताजी जीवित व्यक्ति की तरह लग रही थी। बोनो ने कहा, हम इसको इस काले धरती में नहीं गाड़ सकते। और फिर स्नो वाइट के लिए उन्होंने एक शीशे का ताबूत बनाया। नाजुक तरीके से स्नो वाइट को अंदर लिटाया और सुनहरे अक्षरों में उसका नाम बक्से पर लिख दिया। एक दिन एक राजकुमार बोनो के घर के रास्ते से आया और थोड़ी देर के लिए पनाह मांगा। तभी राजकुमार की नजर स्नो वाइट पर पड़ी। राजकुमार ने बोनो से कहा, मुझे ये ताबूत दे दो और मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। बोनो ने कहा, दुनिया का सारा सोना दे दो हमें, तब भी हम इसको नहीं देंगे। फिर मुझे इसको ऐसे ही दे दो, क्योंकि मैं अब स्नो वाइट को देखे बिना नहीं जी सकता। मैं इसको आदर और सम्मान से सुरक्षित रखूंगा। बोनो को राजकुमार के लिए बुरा लगा और फिर स्नो वाइट के ताबूत को उसे सौंप दिया। आप इसे ले जा सकते हो, परंतु कुछ करो, हमारी स्नो वाइट को ठीक कर दो। राजकुमार धीरे से ताबूत के पास गया। उसने सुंदर स्नो वाइट की ओर देखा और उसकी खूबसूरती में गुम होकर हल्के से उसका हाथ लिया और चूमा। राजकुमार के चूमते ही अचानक से स्नो वाइट जाग गई। वो फिर से जीवित हो गई। हे भगवान, मैं हूँ कहाँ? बोल उठी स्नो वाइट। डरो मत, मैं राजकुमार हूँ और तुम मेरे साथ हो। स्नो वाइट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे साथ आ जाओ और मेरी सहभागी बन जाओ। राजकुमार को देखते ही स्नो वाइट को भी उससे प्यार हो गया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई।
जब महाराज को इस दुष्ट रानी के बारे में पता चला तो उन्होंने उस रानी को हमेशा हमेशा के लिए उस जगह से निर्वासित कर दिया। अंत में स्नो वाइट और राजकुमार ने खुशी से और प्यार से अपना जीवन बिताया। बर्फ रानी। कई साल पहले रहते थे दो बच्चे, जो और तारा। बच्चे अपने दादी माँ के साथ रहते थे। कहीं दूर रहती थी एक बर्फ रानी जिसने एक बच्ची ईशा को अपने कब्जे में रखा था। बर्फ रानी जो और तारा को भी पकड़ना चाहती थी। एक शाम जब जो, तारा और उनकी दादी घर लौट रहे थे तो उन्होंने एक बर्फ के बवंडर को उनकी ओर आते हुए देखा। वो बवंडर असल में बर्फ रानी थी जो तारा और जो को पकड़ने के लिए आई थी। तीनों भयभीत हो गए और उससे छुटकारा पाने की कोशिश की, परंतु बेचारा जो पकड़ा गया। दुखी होकर तारा और दादी माँ घर वापस लौट गए। इसी तरह कई साल बीत गए और बुरी सेहत की वजह से बूढ़ी दादी माँ भी चल बसी। तारा अपने पालतू जानवर के साथ अकेले रहने लगी। एक कपड़ों के कारखाने में काम करती थी। एक दिन तारा का पालतू जानवर कैस्पर खो गया था और वो उसको हर जगह ढूंढने लगी। उसी समय उसने एक लड़के को कैस्पर को ले आते हुए देखा। कैस्पर, तुम कहाँ चले गए थे? तारा ने कैस्पर को देखकर राहत की सांस ली और उस लड़के का धन्यवाद किया। तारा घर लौट गई, पर उस लड़के के बारे में सोचती रही। उसको लगा जैसे वो उसको जानती थी, तो उसने उससे वापस मिलने का निर्णय लिया। तारा उस लड़के के घर की खोज में गई और जब पहुंची तो वहाँ पर उसको एक आईना मिला जो बचपन में उसके पास था। उस लड़के के घर को देखकर तारा हैरान रह गई। उसको एक चित्रकारी मिला जो कपड़े से ढांप के था। कपड़े को हटाया तो उसने अपने बचपन की तस्वीर को देखा। तारा को पता चल गया था कि वो लड़का उसका भाई जो था। इतने साल बाद अपने भाई का पता लगाकर तारा बहुत खुश हो गई। उसी समय एक बूढ़ी महिला उधर आई। क्या तुम जो को ढूंढ रही हो? आप कौन हो और मेरे भाई को कैसे जानते हो? कई साल पहले जब जो बर्फ रानी के भवंडर में फंसा, मैंने अपनी शक्तियों से उसको बचाया और तब से मैं उसका ख्याल रख रही थी। मैंने जो को तुम्हारे बारे में बोला और तुमसे मिलने को कहा, पर जब बर्फ रानी को इस बारे में पता चला वो फिर से उसको पकड़ ले गई। अब तुम ही उसको बचा सकते हो। तुम्हारे हाथ में जो आईना है वो तुम्हें जो का स्थान दिखाएगा। ये आईना मेरी मदद कैसे कर सकता है? तारा आईने की ओर देख रही थी और जब बूढ़ी महिला की ओर देखा तो वो तब तक वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैं कैसे बचाऊं अपने भाई को? तारा मजबूर होकर रोने लगी। अचानक से जब उसके आंसू आईने पर गिरे तो उसको आईने में उसके भाई की छवि नजर आई। उसने देखा कि जो एक नदी के पास एक स्नोफ्लेक का पीछा कर रहा था और फिर गायब हो गया। तारा अपने भाई को बचाना चाहती थी। जल्दी वो उस नदी के पास गई जो उसने आईने में देखा था। ओ नदी, मेरा भाई खो गया है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि वो कहाँ है? तारा के ऐसे बोलते ही नदी की देवी बाहर निकल आई। प्यारी तारा, तुम्हारा भाई उस बर्फ पर्वत के पास है। तुम्हें जल्दी उधर जाकर अपने भाई को और बाकियों को भी बचाना पड़ेगा। तारा तुरंत बर्फ पर्वत की ओर चल पड़ी। बहुत भारी बर्फ हो रही थी और बर्फीली हवाएं चल रही थी। तारा किसी भी हालत में अपने भाई को बचाना चाहती थी। कुछ दूर तारा को एक बर्फ का महल दिखाई दिया। अंदर गई तो उसको जो मिला। जल्दी अपने भाई की ओर दौड़ी, परंतु जो एक बर्फ का पुतला बन चुका था। जो जितना भी तारा ने पुकारा, जो को कुछ सुनाई नहीं दिया। बर्फ रानी ने तारा की आवाज सुनी और उसके पास आई। तारा ने देखा
कि बर्फ रानी ईशा के रूप में आई। मेरी प्यारी तारा, बहुत समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब से हम सब खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। क्या तुम्हें ये महल पसंद आया? जो को पसंद नहीं आया था और ईशा को जो की बातें, तो इसीलिए उसको बर्फ के पुतले में बदल दिया। तुम मुझे अपनी बातों से नहीं डरा सकती। मेरी प्यारी ईशा ने मेरी बात मान ली और अब वो मेरे शरीर का हिस्सा बन गई। अगर तुम और तुम्हारा भाई मेरी बात मान जाओगे तो फिर हम सब एक साथ आराम से रह सकते हैं। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अच्छा, तो अपने भाई को लेके तुम यहाँ से जाओगी कैसे? सिर्फ मेरा भाई नहीं, मैं ईशा को भी ले जाऊंगी। तभी तारा ने बर्फ रानी की छड़ी को उससे छिना लिया। ईशा, तुम्हारा दिल साफ है। इस बर्फ रानी को तुम्हें अपने कब्जे में करने मत दो। इसके पास मत रहो। मैं इधर तुम्हें लेने आई हूँ। मेरे और जो के साथ आ जाओ ईशा। चमत्कारी से उसी समय ईशा बर्फ रानी के शरीर से अलग हो गई। उसने फिर बर्फ की छड़ी को लिया और तोड़ दिया और उसका महल नष्ट हो गया। अब बर्फीले महल की जगह में सुंदर हरीले बाग और पेड़ खड़े हो गए। आखिरकार तारा ने अपने भाई जो और ईशा को बचा लिया। बाकी के बंदी भी मुक्त हो गए। सबों ने तारा का धन्यवाद किया और फिर खुशी से अपना जीवन बिताया।